नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी में उतरेंगे जो गुमनामी के अंधेरों से निकला और भारत का पहला महान सम्राट बन गया। एक ऐसा सम्राट जिसने पूरे उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरो दिया। चलिए शुरू करते हैं उनका ये अविश्वसनीय सफर। तो सवाल उठता है, आखिर कोई शून्य से एक साम्राज्य कैसे बना सकता है? ये सवाल ही आज की हमारी पूरी बातचीत का केंद्र है। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक साधारण से दिखने वाले युवक ने ये असाधारण काम कर दिखाया। तो चलिए सबसे पहले उस दौर को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं चौथी सदी ईसा पूर्व के भारत की। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी जमीन जहां हर तरफ उथल-पुथल मची हुई थी। लेकिन आपको पता है, इसी उथल-पुथल में, इसी अफरा-तफरी में एक नए साम्राज्य के बीज भी छुपे हुए थे। किसी भी महत्वाकांक्षी लीडर के लिए ये अवसरों का एक खुला मैदान था। तो माहौल कैसा था उस वक्त? देखिए, भारत एक बिखरा हुआ देश था। कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ, जिन्हें महाजनपद कहते थे, और ये सब आपस में ही लड़ते रहते थे। सत्ता के केंद्र में मगध पर नंद वंश का शासन था। और हाँ, वो ताकतवर तो बहुत थे, पर उतने ही क्रूर और लोगों में एकदम अलोकप्रिय। और मानो इतना काफी नहीं था कि उत्तर पश्चिम में सिकंदर के हमले ने पूरी राजनीतिक जमीन को हिलाकर रख दिया था। मतलब हवा में एक बदलाव की आहट थी। एक क्रांति के लिए स्टेज पूरी तरह से सेट था। और फिर इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच इतिहास के स्टेज पर दो ऐसे किरदारों की एंट्री होती है जिनकी जोड़ी ने हिंदुस्तान का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरफ थे चंद्रगुप्त मौर्य, एक नौजवान जिसकी शुरुआत तो बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें सैन्य कौशल और लीडरशिप की काबिलियत कमाल की थी। और दूसरी तरफ थे उनके गुरु चाणक्य, एक जीनियस रणनीतिकार जिनके दिमाग में नंद राजा के हाथों हुए अपमान की आग जल रही थी। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त में छिपे उस हीरे को पहचाना, उसे तराशा और उसे एक ऐसा शासक बना दिया जिसका बस एक ही मकसद था, नंदों के जुल्मी शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना। चाणक्य की पूरी रणनीति का जो आधार था वो था रियल पॉलिटिक। अब ये क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो लक्ष्य को हासिल करने के लिए आदर्शों से ज्यादा जमीनी हकीकत जरूरी है। मतलब जासूसी, कूटनीति, धोखा अगर साम्राज्य के हित में है तो सब जायज है। और यही सोच, यही दर्शन उनके महान ग्रंथ अर्थशास्त्र की भी नींव बना। और नतीजा? रणनीति काम कर गई, बल्कि दौड़ पड़ी। चंद्रगुप्त ने एक के बाद एक जीत हासिल करना शुरू कर दिया। पहले तो उत्तर पश्चिम से यूनानियों को बाहर का रास्ता दिखाया। फिर लगभग 321 ईसा पूर्व में वो बड़ा दिन आया जब नंदों की विशाल सेना को हराकर उनकी राजधानी पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। और कहानी यहीं नहीं रुकी। 305 ईसा पूर्व में उन्होंने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को भी हरा दिया और मौर्य साम्राज्य की सरहदों को सीधा अफगानिस्तान तक पहुंचा दिया। ठीक है, साम्राज्य तो जीत लिया, पर एक बात बताइए, तलवार के दम पर जीतना एक बात है, और उस जीते हुए साम्राज्य को चलाना वो एक बिल्कुल अलग और शायद कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती थी। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 6 लाख। 6 लाख पैदल सैनिक। जी हां, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने यही लिखा है। चंद्रगुप्त की सेना इतनी विशाल थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस नए नवेले मौर्य साम्राज्य की ताकत का, उसकी जबरदस्त शक्ति का एक प्रतीक है। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था? इसका जवाब है एक कमाल का, एक बेहद कुशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सोचिए, एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी थी जो राजा के हुक्म को हर कोने तक पहुंचाती थी। एक जबरदस्त जासूसों का नेटवर्क था जो किसी भी विद्रोह या भ्रष्टाचार पर पैनी नजर रखता था। पूरे साम्राज्य में एक ही करेंसी, एक ही तरह के वजन और माप लागू किए गए ताकि व्यापार आसान हो। और हां, इस पूरी विशाल मशीन को चलाने के लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक टैक्स सिस्टम बनाया गया था। और ये सिस्टम कितना डिटेल्ड था, इसका अंदाजा आप इन विभागों से लगाइए। खेतीबाड़ी के लिए एक अलग डिपार्टमेंट था जिसका हेड होता था सीता अध्यक्ष। कॉमर्स और ट्रेड को देखने के लिए पन्या अध्यक्ष था। और तो और माइनिंग यानी खदानों के लिए आकर अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी। मतलब ये बिल्कुल आज की तरह एक स्पेशलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था जो उस जमाने के हिसाब से सच में कमाल की बात थी। लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये पूरा सिस्टम सिर्फ कंट्रोल के लिए नहीं था। नहीं, चाणक्य के अर्थशास्त्र में साफ साफ लिखा है कि राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपनी प्रजा के लिए न्याय, सुरक्षा और खुशहाली सुनिश्चित करना। और यही सोच, यही मौर्य शासन की आत्मा थी। चलिए अब चंद्रगुप्त की कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है।
एक ऐसा मोड़ जो किसी भी आम विजेता की कहानी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक पल के लिए सोचिए, एक इंसान जिसके पास सब कुछ है, जिसने जमीन से उठकर आसमान छू लिया हो, वो अब आगे क्या करेगा? जो जवाब चंद्रगुप्त ने दिया, वो किसी ने कभी नहीं सोचा था। होता यह है कि जैन ग्रंथों के मुताबिक साम्राज्य पर एक भयानक 12 साल लंबे अकाल का खतरा मंडराने लगता है, और तब सम्राट चंद्रगुप्त एक ऐसा फैसला लेते हैं जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। वो अपना राजपाट, अपनी बेहिसाब ताकत, अपना सारा ऐशो आराम, सब कुछ छोड़ देते हैं। वो एक आम जैन भिक्षुक बन जाते हैं और अपने गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की एक बहुत लंबी यात्रा पर निकल पड़ते हैं, श्रवणबेलगोला की तरफ। वहां पहुंचकर उन्होंने सल्लेखना की कठिन प्रथा का पालन किया। ये जैन धर्म में एक बहुत ही पवित्र परंपरा है, जिसमें व्यक्ति अपनी मर्जी से मृत्यु तक उपवास रखता है, जब उसे लगता है कि उसके जीवन का मकसद पूरा हो गया है। जरा सोचिए, एक सम्राट सत्ता के शिखर पर बैठकर ऐसा त्याग करे। ये भौतिक ताकत के ऊपर आध्यात्मिक विश्वास की एक बेमिसाल, एक अनोखी मिसाल है। तो आखिर में सवाल यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत क्या है? वो अपने पीछे ऐसा क्या छोड़ गए जो आज भी मायने रखता है? सबसे पहले तो उन्होंने भारत को पहली बार एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर एकजुट किया। उन्होंने एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया जो आने वाली सदियों तक के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गया। उन्होंने एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल बनाया जिसने देश में तरक्की के रास्ते खोले, और शायद सबसे जरूरी बात, उन्होंने वो मजबूत नींव रखी जिस पर आगे चलकर उनके पोते अशोक महान ने एक शानदार इमारत खड़ी की। तो आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूं। क्या बड़े बड़े साम्राज्य किसी एक महान नेता की सोच से बनते हैं, या फिर वो बस उस वक्त की, उस समय की जरूरत होते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य की यह असाधारण कहानी हमें लीडरशिप, किस्मत और इतिहास कैसे बनता है, इस पर बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है।